मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। बिना काम धरती माता की क्यों थे मांगे उजाड़ो, बिना काम धरती माता की क्यों थे मांगे उजाड़ो। याद आवे हरियाली रे नामी काल पड़े गो गाडो रे भाया पेड़ाने हो भाया पेड़ाने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, बिना पेड़ के धरती मैया लागे सूनी रे भाया पेड़ाने ओ भाया पेड़ाने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। पर्यावरण की करो सुर्ग सा प्रदूषण ने रोको, पर्यावरण की करो सुर्ग सा प्रदूषण ने रोको। वर्षा आवे पेड़ लगावो सबसे रे आचो रे मोको रे भाया पेड़ाने ओ भाया पेड़ाने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे, उसे सब मिलकर डांटो रे। आबो हवाओं को कैद से आजाद तो करिए, इन जंगलों को हरा भरा आबाद तो करिए। खो ना जाए कहीं जंगल पहाड़, अब पर्यावरण पर खुलकर संवाद तो करिए। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। एक ही धरती, आज पर्यावरण दिवस पर एक ही धरती पर बात होगी। ये वही धरती है जिस पर हम रहते हैं। एक कहावत है, ईच वन प्लांट वन, मतलब अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाए, और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसे पाल पोस कर बड़ा भी करना है ताकि वो आने वाली नस्लों को हवा दे पाए। देखिए, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो आज करोड़ों जनसंख्या अकेली ही भागीदारी बन सकती है करोड़ों पेड़ पौधे लगाने के लिए। अगर ऐसा किया जाए तो ओजोन प्रदूषण जैसी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आज लगातार वृक्ष कट रहे हैं और जिसके चलते जंगल ही जंगल नहीं, हमने बंजर भूमि जो है आने वाली पीढ़ियों को दे दी है। और इस बीच उम्मीद की किरण दो ऐसे हमारे ग्रीन हीरोज लेकर आते हैं, या यूं कहूं ऐसे लोग आज उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आ रहे हैं जो लगातार पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ दो ग्रीन हीरोज होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। केवल समर्पित ही नहीं किया है, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने के लिए और इस प्रकृति को बचाने के लिए एक संदेश कायम कर दिया है। तो चलिए, आज हम आपको उन दो ग्रीन हीरोज से मिलवाते हैं। नमस्कार। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, बैठिए। तो पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप देखिए हमारे साथ दो ग्रीन हीरोज भी मौजूद हैं और हम पहुंच चुके हैं इन बच्चों के साथ। हमारे साथ कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं। ये बच्चे जो है घर जाकर प्रेरणा देते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए और वृक्ष लगाइए, और ये प्रेरणा यहीं से लेकर जाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो पर्यावरण दिवस पर होने वाली है, और ये चर्चा यहीं से शुरू नहीं हो रही है। देखिए, कई सालों पहले की हम बात करें तो वहां से लेकर अब तक की जर्नी जो है हम आपके सामने रखेंगे। सर, सवाल आपसे ही होगा कि हर कोई हिमताराम बांबू नहीं बन सकता, और अगर बन जाए तो ये चर्चा ही ना हो। लेकिन आप बताइए, ये हिम्मत भरा जो आपका सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे? ये सफर राधिका जी, ये 1975 से है
मेरी दादी थी 95 साल की, और उस समय मैं 22 साल का था, और एक पीपल का कोई जो एक जगह कोई पौधा उगा था, उस पौधे को मैंने जमीन से उठाया और घर लेकर के आया। मैंने कहा दादी ये पीपल का पेड़ है, पौधा है, ये लगाएं। तो उन्होंने कहा ये चलो। तो मैंने और मेरी दादी के हाथ से वो पीपल का पौधा लगाया आज से 46 साल पहले। और दादी ने कहा इसको बड़ा करो, इनकी सेवा करो, इनको पानी डालो, इनकी सुरक्षा करो, इससे बड़ा धरती पर और कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा लेकर के मैं शुरू हुआ। क्या बात है। और इस प्रेरणा से मैं पेड़ लगाना, उस पेड़ को बड़ा होते देख, पीपल को बड़ा होते देख करके मैंने पेड़ लगाने शुरू किए। मैंने कहा एक नहीं, हजार नहीं, 5,000, 5,000 नहीं, 10,000, ऐसे करते करते हर साल इस काम में लगा रहा। तो ऐसे करते करते आज तक मेरे 5.5 लाख पौधे मैंने राजस्थान के 5-6 जिलों में लगा चुका हूं, और 5.5 लाख पौधों में से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। क्या बात है। बात पौधे लगाने की नहीं है, बात पेड़ बनाने की है। हर साल 1,000 पौधे लगाते लगाते 11 साल में 11,000 पौधे लगा करके उनको पेड़ बना दिया और खेत को जंगल बना दिया। क्या बात है, बहुत। और उस जंगल में उस समय था क्या, केवल 2 मोर आते थे। आज 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, हजारों की तादाद में पक्षी। हर रोज उसको भोजन कराना पड़ता है, 20 किलो चूका डालना पड़ता है हर रोज जी। और उसको पानी के लिए 300 परिंदे भरने पड़ते हैं। हमने एक 11,000 पेड़ लगा करके हरिमा गांव है नागौर के पास, उसमें एक जंगल बना दिया और उसमें पशु पक्षियों का एक बसेरा कर दिया और रेंगने वाले जीवों पर भी कर दिया। और वहाँ अब स्कूलों के बच्चे आते हैं खूब, उनको हम एक पर्यावरण प्रशिक्षण नाम स्थापित कर दिया और उस पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र में प्रदर्शनी लगाई हुई है। जितने भी कितने तरह हमारे जो भारत में कितने वर्ड्स ऑफ इंडिया है, भारत के कितने पक्षी हैं, कितने जीव हैं, कितने जानवर हैं, कितने जंगली जीव हैं, उसकी श्रृंखला बताई गई है, उसका सब बताया गया। पर्यावरण को कैसे बताया जाए, एक छिपकली भी घर में काम किए, हर जीव अपनी अपनी कड़ी है, वो सब काम के सब जीवों को हमने उसका बताया है, करिया है। बिल्कुल सब लोग बच्चे आते हैं, उसको बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताते हैं। जी क्या बात है। ये जो हिम्मत भरा सफर जो सुना हमने, वो आज से नहीं है, दादी माँ की प्रेरणा से है। और आज की युवा पीढ़ी वही प्रेरणा आपसे लेने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। जी जी। पीपल बाबा, अद्भुत आपका नाम है, उतना ही आपका काम है। ये कैसा नाम है और किसने रखा? 10 साल की उम्र से पीपल दीवारों से निकालना नानी ने सिखाया। अच्छा। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, दादी और नानी। हाँ, उनका दादी था, मेरा नानी का था। फादर आर्मी में ब्रिगेडियर, मतलब उस वक्त कर्नल थे और बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी, तो नानी घर में रहने आई थी। तो उन्होंने हमें एक कला सिखाई कि किस तरह से तुम पीपल, पिलखन, गूलर, बड़, इसको हम फाइकस प्रजाति बोलते हैं, फाइकस स्पीसीज के, तो इनको कैसे दीवारों से निकाल के, नालियों से निकाल के, नदियों से निकाल के, सड़कों से निकाल के, फुटपाथ से निकाल के, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग से निकाल के, सरकारी बंगले होते थे, है ना, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के, तो वो दीवारों में उगते रहते, तो उनको काट के, उनकी स्टेपिंग कटिंग करके, तो हमने पहले तो नर्सरी बनानी सीखी नानी से। और नर्सरी बना के फिर जब वो आपके 3 फुट हाइट का हो जाता था तो उसको जाके जंगल में लगाते थे, नेशनल हाईवेज़ पे, स्टेट हाईवेज़ पे, सरकारी स्कूलों के प्रेमाइसेस में, पेरीमीटर प्लांटिंग जिसको बोलते हैं। फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, फिर PSUs हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है। और क्योंकि फादर के कारण हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे तो जगह जगह लगाते थे, तो धीरे धीरे लोगों ने जो है पीपल से नाम जोड़ना शुरू कर दिया। 1984 में एक गांव के प्रधान जी ने मुझे इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया कि ये पीपल बाबा, अब हम आपको पीपल बाबा से मिलवाते हैं। तो वो संगत बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे थे, तो वहाँ से बस ऐसे ही नाम शुरू हुआ। तो जो हिंदी अखबार थे वहाँ के, तो उन्होंने वही लिखना शुरू किया, तो नाम पीपल बाबा पड़ गया। एक्चुअली हुआ यूँ था कि नानी ने एक हमसे प्रतिज्ञा ली थी कि तुम शरीर नहीं छोड़ोगे जब तक 1.25 करोड़ पीपल लगा नहीं लेते। तो जब 1.25 करोड़ पीपल सितंबर 2010 में
लग गए तब मेरे को चैन की सांस आई कि हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने केवल पीपल लगाया, हमने 108 प्रकार के और भी प्रजाति के पेड़ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अब जैसे पीपल क्योंकि ज़्यादा लोग लगाते नहीं हैं तो लोगों को अजीब लगता था कि कोई व्यक्ति पीपल भी लगाता है ना, पीपल को बड़ा करना, पीपल की नर्सरी बनाना, पीपल को लगाना, इसीलिए लोगों ने पीपल बाबा नाम रख दिया। जी, तो हमारे साथ दो ऐसे हीरोज़ हैं जिनकी शुरुआत दादी और नानी से हुई है। तो ये कहानियाँ जो हम दादी नानी से सुनते हैं ये सत्य है और वहीं से हम सीखते हैं। देखिए, राजस्थान में एक बहुत अच्छी कहावत है, सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। मतलब सिर कटने से अगर एक वृक्ष बचता है ये सस्ता सौदा है और हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर देना चाहिए। हम उसी खेजड़ी की बात कर रहे हैं जिसके लिए प्राणों को न्यौछावर किया गया था। आपने खेजड़ी को ही क्यों चुना और खेजड़ी जो है वो पर्यावरण के लिए कितनी गुणकारी है? अब खेजड़ी का जो है राधिका जी, खेजड़ी किसान की जीवन की रेखा है जी, और किसान की जीवन साथी है। तो खेजड़ी का क्या है कि आपको एक पुरानी कहावत है, आज से 150 साल पहले जब अन्न नहीं मिला था, लोग भूखे मर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने खेजड़ी की ये जो छाल है छोड़े और उनकी पत्ती कूट करके रोटी बना करके अपना जीवन, एक छपनिया अकाल पड़ा था तब अपना जीवन यापन किया था, जीवन को बचाया था, तभी तो हम हैं। तो इसलिए कवि ने कहा था, खेजड़ियां खोखाड़ियां थारो एक एक पान अमोल, एक एक पत्ती अमोल है, कोई मूल्य नहीं उसका। खेजड़ियां खोखाड़ियां थारो एक एक पान अमोल, और मानव भूखा पेट भरे छोड़ा थारा छोल। ये है खेजड़ी का एक, इसकी जो ईंधन बहुत बड़ी काम की है और इनकी पत्ती है आज भी 2-3 हजार रुपये कुंटल बिक रही है और बार जाती है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, बाहर विदेशों में भी जाती है। और इनकी एक सांगरी है, बहुत बड़ी पौष्टिक तत्व है। वो सांगरी आज बिदाम के भाव बिक रही है, 1500-1600 रुपये किलो बिक रही है खेजड़ी की सांगरी जी। तो ये बहुत बड़ी कीमती है और इनके नीचे भी अन्न पैदा होता है। हमारे वहाँ जितनी भी खेती होती है राजस्थान भर में, तो इस खेजड़ी के नीचे कितना ही अन्न बो दिया, चाहे एक खेत में चाहे 1000 खेजड़ी है और उसके नीचे अन्न बो दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत गजब की पैदावार होगी। तो इसलिए खेजड़ी एक किसान की जीवन की रेखा है और जीवन का आधार है। और इसी तरह राधिका जी ने कहा कि सिर साटे, तो ये जो खेजड़ी के लिए जो जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है और वहाँ एक कोई जोधपुर का किला बन रहा था, तो राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी के पेड़ लाओ, काट करके चूना पकाएंगे। तो जो उनकी सेना गई तो वहाँ एक अमृता देवी बिश्नोई थी। तो हमारे नागौर की धरती पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया आज से 570 साल पहले, और उन्होंने ये कह दिया था कि जीव दया पालनी रूख लीलोनी घावे, एक तो जीव की रक्षा कीजिए और ये पेड़ों को कभी मत काटिए, इनको बचाइए, ये उनका संदेश था। उसी संदेश के को लेकर के जो खेजड़ी के पास जो अमृता देवी बिश्नोई थी और उनकी 2 बेटियां, तीनों ने जो खेजड़ी काटने के लिए आए, राजा के सिपाही, एक काटी 2 काटी, उन्होंने पेड़ के चिपक गई, तो उनकी सिर काटा, फिर दूसरी चिपक गई, दूसरा काटा, फिर तीसरी चिपक गई, फिर तीसरे को काटा। ऐसे करते करते 363 लोगों के शीश कर दिए और खून की नदियां चलने लगी। तभी राजा को पता लगा और हो हल्ला मच गया और बिल्कुल हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। राजा ने माफी मांगी। जब उन्होंने कहा कि सिर साटे रूंग रे तो भी सच तो जान, अगर शीश कट जाए पर पेड़ों को बचाना होगा, पेड़ नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। जी, क्या बात है। तो राजस्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे थे और ट्री मैन ऑफ राजस्थान ने बताया कि हमारे राजस्थान के खेजड़ी को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, शमी के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। इसकी पूजा होती है और कितना गुणकारी है वो गुणों के साथ आपने हमारे सामने रखा। लेकिन पीपल बाबा, अब आपसे जब बात कर रहे हैं तो ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब वृक्ष लगाने की बात आती है तो जहन में सवाल आता है कि कितना खर्च होगा। तो एक वृक्ष को लगाने से लेकर उसे जिंदा रखने तक कितना खर्च उठाना पड़ सकता है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, किस ज्योग्राफी में
पथरीली ज़मीन है या रेतीली ज़मीन है, क्ले सॉइल है या एलुवियल सॉइल है, अच्छी भूमि है या बंजर है, तो उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा, उसकी फेंसिंग की कॉस्ट क्या आएगी, उसमें लेबर कितनी लगेगी, लोग कितने रखने पड़ेंगे, कितने साल तक रखने पड़ेंगे, फिर आपका जो वहाँ पर पानी होगा वो वाटर टैंकर से पानी होगा, ड्रिप इरिगेशन होगी, कैसे होगा। तो कुल मिला के हमने औसतन देखा है 300 से 400 रुपये तक, 300 और 400 रुपये तक का खर्चा आता ही आता है जब आप क्लस्टर प्लांटेशन करते हैं, है ना। तो हमने 272 माइक्रो फॉरेस्ट लगाए हैं पूरे भारतवर्ष में। 108 स्पीसीज हम पौधा लगाते हैं 18 प्रदेशों में और 202 जिलों में लगाए हैं ये टोटल जी। तो हमने औसतन यही देखा है, जो आपका क्वेश्चन है कि खर्चा कितना आता है, ये मैं पिछले 20 सालों का एवरेज लगा रहा हूँ। 400 के करीब हमारा पर सैपलिंग कॉस्ट आती है। और पौधे को वृक्ष बनाना, पौधे को पेड़ बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कम से कम 3 साल की होती है, 36 महीने की होती है ना। आप उसको सिर्फ लगा के भूल नहीं सकते, वो नहीं तो सर्वाइवल उसका बहुत कम होगा। तो उसमें खाद, पानी, सिक्योरिटी, उसकी फेंसिंग सब मिला मिलू के तकरीबन 400 रुपये तक का खर्चा आता है। क्या बात है। जीवन ऑफ राजस्थान, आप बताइए, क्योंकि हम राजस्थान की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जी। तो वहाँ का खर्च अगर किसी को उठाना पड़े, एक वृक्ष को लगाना है और बचाना है और 70 साल तक जिंदा रखना है, तो कितना खर्चा आ सकता है? उसमें तो राधिका जी मामला बड़ा गजब का है। वहाँ तो बड़ी कठिन समस्या है। पहले तो पानी की बड़ी भारी समस्या है। डेजर्ट एरिया है, वहाँ तो धूल की आंधियाँ चलती है बिल्कुल ही, क्योंकि वो तो हवा रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि एक पेड़ अगर हम पहले शुरुआत में लगाते हैं तो अगर कोई काफी पेड़ लगे, कोई 500-700, और उसको अगर कोई जाली हाड़ी लगा करके तारबंदी कर दें तो एक पेड़ पर 1100 रुपये खर्च आते हैं। और फिर उसको 3 साल तक देख रेख करनी पड़ती है। और उनको उनकी पेड़ की जो पीड़ा हम समझते हैं कि अब ये पानी मांग रहा है, अब ये प्यासा है, इनको भूख लगी है, सब कुछ उनकी देखते हैं। तो ऐसे करके 3 साल तक उनकी अगर पेड़ की सेवा कर दी तो मान लो ये पौधे की सेवा कर दी तो ये पेड़ बन गया। ये तयशुदा बात है। पर हमारे तो एक पौधा लगाएंगे तो उसको 1100 रुपये खर्चा आएंगे पहली बार। पीपल बाबा, भारत की बात करें, मौजूदा समय भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना ग्रीन जो है हमारा कवर होना चाहिए? क्या जितना है उतना काफी है या हमें और मेहनत करने की जरूरत है? राधिका जी देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि 24.7 हमारा क्षेत्रफल हो गया है, 5-6% के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी आबादी को देखें, हम अपने रिसोर्सेज को देखें, अपने मौसम को देखें और हम अपनी ज्योग्राफी का एक्सपेंस देखें तो हमारा जो है फॉरेस्ट जो कवर ऑन पेपर भी जो हो है वो कम से कम 50-50 होना चाहिए। 50% पॉपुलेशन के लिए जगह होनी चाहिए जहां वो अपनी फैक्ट्री बनाए, स्कूल बनाए, हाईवे बनाए, रेल रोड बनाए, अपनी जो भी उसको करना है वो अपना खेलने के लिए अपनी जगह रखे। लेकिन 50% जो है वो आपको वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए अलग से रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 चीज़ समझने की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप डिमार्केट करते हैं, चिन्हित करते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर ट्री कवर है। ट्री कवर जो है हमारे भारत का एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एज पर FSI रिपोर्ट 8% है, 8.4% के करीब है। ठीक है, उसको है ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब हुआ ये आपने वृक्ष लगाया, उसकी जो कैनोपी है, उसकी जो छाया है वो ट्री कवर है, ग्रीन कवर है। जो ट्री कवर है वो 8.4% है। जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है जो ईयर मार्क्ड है वो 24% बहुत कम है ये। पर हाँ ये कम है, बहुत है कम ना? है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए और इसीलिए हिंदुस्तान गर्म हो रहा है, इसीलिए हमारी धरती गर्म हो रही है, हमारे गांव गर्म हो रहे हैं, हमारे जलाशय गर्म हो रहे हैं, हमारी नदियां गर्म हो रही हैं, इसीलिए पानी कम हो रहा है, इसीलिए हमारे कुएं सूख रहे हैं, इसीलिए हमारा पॉपुलेशन प्रेशर और ज्योग्राफिकल स्प्रेड को देखते हुए हमारा 24 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, हमारा 50% मिनिमम होना चाहिए। तो कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा? होगा बिल्कुल हो सकता है। और सच कह रहे हैं राधिका जी, पिछले 3 साल में और स्पेशली पिछले 2 साल में जब से कोविड महाराज जी आए हैं, जब से वायरस महाराज जी ने दस्तक दी पूरे पृथ्वी पे, मेरा ख्याल से लोगों में जागरूकता आई है। एकदम सडनली जैसे चूटी काटते हैं ना, लोग सोए हुए थे एकदम उठ गए। और
हम वो उस चीज़ से देख सकते हैं कि कितने लोग, कितने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन हमें बुला रहे हैं कि आप हमें बताइए कैसे करना है, कैसे जुड़ना है। अब अगर जब तक हम उसको 50% का टारगेट लेके नहीं चलेंगे और हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो 33% का है, ये तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है आज से 20-30 साल पहले उसका ऑर्डर निकला हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में 33% लैंड जो है मिनिमम 33% लैंड वो ट्री कवर के नीचे होना चाहिए। अब हम 8 पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमें अभी कितनी उसमें नहीं, तो क्या लगता है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं नहीं वो कभी पहुंच पाएगा? नहीं, इसको जो है 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। इसको टॉप प्रायोरिटी लेना चाहिए। और राधिका जी, इसको सिर्फ पर्यावरण नहीं, इसको हेल्थ का इशू बना के चलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वेलनेस से रिलेटेड है। आपकी दमे की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, आपका बीपी, आपका डायबिटीज, आपका सब कुछ कनेक्टेड है प्रकृति के। प्रकृति अच्छी तो हम अच्छे, हमारी प्रकृति भी अच्छी फिर, है ना। इसीलिए तो हम जब भी हमको कहीं अच्छा लगने के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए, जब समर वेकेशन होते हैं हम कहाँ भागते हैं? हम ग्रीनरी की तरफ भागते हैं, शिमला भागते हैं, मसूरी भागते हैं, दार्जिलिंग भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ कूल टेम्परेचर है, वहाँ पेड़ हैं, वहाँ जंगल हैं, वहाँ पानी है। और वो चीज़ अगर हम शहरों में ले आए जहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे आज से 5-7 साल बाद नियरली 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट विल रिजाइड इन द सिटीज जी। तो इसीलिए अर्बन स्पेसेस को भी ग्रीन करना बहुत जरूरी है। देखिए, चाय की चुस्की लेते वक्त दिमाग में आता है कि आसपास ग्रीनरी हो। ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहते। ये कोविड आया और हमें ये सिखा के गया कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है। ट्रीमैन ऑफ राजस्थान आपसे सवाल कर लेते हैं, पद्मश्री से सम्मानित है आप, लेकिन राजस्थान जहाँ आज से 150-200 साल पहले की बात करें, उस समय इतनी जागरूकता, आपने खुद अभी कहा कि 2 बहनों ने, और यानी कि 363 लोगों ने प्राण जो है न्योछावर कर दिए सिर्फ वृक्षों को बचाने के लिए। इतनी जानें चली गई, फिर भी आज जो ग्रीन कवर है वो बहुत कम है राजस्थान का। तो आपको क्या लगता है, और आहुतियां देनी पड़ेगी और जान गंवानी पड़ेगी? अब क्या है, लोगों को इतने दिन तो भूले हुए थे लोग, ठीक है, रुझान था। ये पिछले जो 2 सालों में, 3 सालों में, 2019 के बाद लोगों में ऐसी स्थिति बन गई, जब ये कोरोना महामारी आई और ऑक्सीजन के बिना कई जवान चले गए और कई की वेंटिलेटर पर रहे, तो जिन्होंने लाखों रुपयों की ऑक्सीजन उन्होंने फ्री में ली। और ऑक्सीजन का मैं तो आपको बताऊं कि लोगों को जागरूकता आई और पिछले जो 2-4 सालों में इतना रुझान पैदा हुआ, हर लोग जो पेड़ पौधे लगाने लगे, बड़े करने लगे, और जगह जगह ये जो कार्यक्रम होने लगे और जागरूकता आई। परंतु स्थिति ये है कि जब हिमालय मंथन हुआ था, हम जो जब नवंबर में वहाँ गए थे, तो वहाँ पूरे भारत के और पूरे विश्व के वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, एक बच्चा जन्मता है और जो खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ समय जी सकता है, पर प्राण वायु ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट ही जी नहीं सकता। तो प्राण वायु ऑक्सीजन का जो आकलन हुआ है वैज्ञानिकों के खोज के अनुसार, एक बच्चा जन्म से लेकर के 70 साल तक 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। और अगर इसका बिजली की तरह बिल आना शुरू हो जाएगा घर पर, तो क्या होगा? तो समझिए, कैसे समझिए। अब इसका इतना और भी खोज हुआ है, 1 महीने का भी खोज हुआ है कि 1 माह में एक पौधा 35,000 का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह के फायदे पेड़ मानव जीवन के लिए पहुंचाता है। भाइयों, इस बात को समझना होगा, इस ऑक्सीजन को बचाना होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो वो समय दूर नहीं है, आने वाले 2040 तक 56 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है अगर हम नहीं चेते तो। और ये स्थिति हो सकती है कि शारीरिक काम दुनिया रात को चलेगी, बाजार रात को खुलेंगे, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी,
जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी, और तो और अन्न भी पैदा होना कम हो जाएगा, जल भी कम चढ़ जाएगा। एक बोतल के लिए अपन को तरसना पड़ेगा, एक दो बोतल अपनी राशन की दुकान से मिलेगी, क्या आप नहाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। और ऑक्सीजन की बोतल खरीदनी पड़ेगी, और शारीरिक काम सब रात को होंगे, दुनिया रात को चलेगी। ये हो सकता है अगर हम नहीं चेते तो। जी जमीन से खींचने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, जो जमीन से 60 हॉर्स पावर सीटर पानी खींचने की। पर मैं ये मानता हूँ कि जो ऊपर से जो पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ हैं, वो तो ये पेड़ ही है, वैज्ञानिक नहीं बना सके। और जमीन से पानी खींच लिया, जमीन से सब कुछ खींच लिया, धरती से ले ही ले दिए। हम लोगों ने प्रकृति से कितना लिया है, ले ही ले रहे हैं। हम सबको चेतना पड़ेगा, हम केवल एक सरकार के भरोसे नहीं बैठे रहे, हम सबको जागना होगा। सरकार से तो हम ये मांग करते हैं कि हर आदमी का एक पौधा हर साल बड़ा करें, अनिवार्य कर दिया जाए। क्यों, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन फोकट में ले रहा है 8.5 करोड़ रुपए की, 70 साल तक पेड़ एक ही लगाता नहीं है, तो ये कैसे चलेगा मामला? ये तो पता लगेगा अब गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री तक पहुंच गई है, और 50-51 तक पहुंचेगी ना, तो ये शरीर जलने लगेगा, ये पेड़ों की पत्तियां जलने लग जाएगी, ये स्थिति हो सकती है। इसलिए हम सबको सावधान होना पड़ेगा, इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, इस जलवायु परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं मानेंगे तो प्रकृति अपने आप विकराल रूप धारण करेगी और अपने आप समझा देगी। इसलिए समझ जाइए, समय रहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके शब्दों ने आने वाला भविष्य बता दिया, और ये सत्य है। अगर आज आप नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। क्या कहेंगे आप, वो सत्य वचन जो हम सब ने ही तैयार किए हैं, खड़े किए हैं, और आज हम सबको ही उन्हें भुगतना पड़ रहा है और समेटना पड़ रहा है। जो सर ने बोला 100%, मतलब मज़ा आ गया इनकी बात सुन के, और मेरे भी वही विचार हैं। हमारी नानी 1977 में एक बात कहा करती थी कि जो पृथ्वी है जिस तरह से चल रही है वो 2050 तक है। आज हम कहाँ बैठे हैं, 2022 में। अगर हमको, हमारे पास राधिका जी सिर्फ 6-7 साल का और समय है, अगर हम इसमें यू टर्न ले लेते हैं, अगर हम जो प्रभु जी ने कहा जो स्टेप्स लेने हैं अगर हमने ले लिए, सरकारों ने भी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी एनजीओज़ हैं, जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, क्लब्स हैं, अगर हम सब मिलके ये काम करें तभी कुछ हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ सकते। सरकार एक डायरेक्शन देती है, सरकार आपको ज़मीन दे सकती है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। सरकार के पास इतना स्टाफ नहीं होता। मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2030 तक का समय, वक्त बहुत कम है। अगर हमने कर दिया तब तो ठीक है, क्योंकि ना एक जैसे हम सैटेलाइट को भेजते हैं ना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हर चीज़ की। और आप जैसे हम ना एक बहुत ही भयानक क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं, एक चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं, और हम बस टिप करने वाले हैं। अगर हम वो कर गए तो फिर वापस नहीं उछल मार सकते, फिर अगर गए तो फिर गए पूरी तरह। तो बस आपके पास 5 से 7 साल का समय है। तो प्रभु जी जो बात कह रहे थे वो उसमें 100% यही बात है, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। क्या बात और 5-7 साल के अंदर अगर हमने कुछ कर दिया तो कर दिया। जी, एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन हमारे 2 अनमोल रत्न जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए अपने जीवन नानी दादी से लेकर शुरू किया है, वक्त बहुत कम है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाले वक्त को बचा सकती है, भविष्य सुधार सकती है, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर आपको कल ग्रीन हीरोज बनना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आविष्कार मिश्रा है। आविष्कार मिश्रा, आविष्कार करना सीखा कि नहीं सीखा? जी बिल्कुल। क्या सीखा आपने? मैंने सीखा, जो हमारे ग्रीन हीरोज़ हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ अभी जैसे कि सीखा। उन्होंने बहुत सी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन चल रही है उनके लिए वो इतनी ज़्यादा प्रेरणा कर रहे हैं, वो हमको उत्साह कर रहे हैं कि भाई तुम ये सब करो, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो मैंने इससे अभी ये सीखा कि जब हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ जो कर रहे हैं, तो अब जो हम हैं, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। हमने जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने लाखों करोड़ों पेड़ उगाए, यही हमारी विचारधारणा होना चाहिए कि आगे चल के हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनके लिए ये सब कुछ करें। लेकिन आविष्कार, आप कितने वृक्ष लगाएंगे? मैं
मैं भी करोड़ों तक तो कन्फर्म में सोच के तालियां, बहुत जोरदार से तालियां। बैठिए, बहुत बढ़िया। चलिए, करोड़ों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आप हाथ खड़ा कर रही थी, क्या नाम है आपका? आकांक्षा जाटव। अच्छा, वृक्ष लगाना कितना जरूरी है ये जान लिया? यस मैम। इस कोरोना ने क्या सिखाया? इन्होंने ये सिखाया है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी ऑक्सीजन आएगा। तो कोरोना में ये सिखाता है कि मतलब कि ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है, तो उसने हमें आके सिखाया कि हमें ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए जी। और हमने इनको ये जो ग्रीन मैन है मतलब इनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। इन्होंने मतलब बहुत अच्छी हमें प्रेरणा दी है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगता है आज के दिन ही इतनी सारी प्रेरणा लेना है या फिर आने वाले समय में? आगे मिले जीवन, पूरे जीवन हमें यही प्रेरणा लेनी है। टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए बहुत ही ज़्यादा। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो फिर बढ़ेगी। टीचर्स हमें यही सिखाते हैं। उन टीचर्स का धन्यवाद जो आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं। बेटे आप कि वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। आप भी हाथ खड़ा कर रही थी, क्या नाम है आपका? शिखा भगत। जी शिखा, स्कूल में आपको ये बताते हैं कि आप एक वृक्ष तो लगाइए। यस मैम। क्या बोलते हैं, ग्रीन हीरोज से क्या सीखा? ग्रीन हीरोज़ का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि ग्रीन हीरोज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा और मुझे आगे जाके ग्रीन हीरोज़ की तरह बनना है। और मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक एक पेड़ हर रोज़ लगाएं और प्लीज़ इस ग्रीन एनवायरनमेंट को और ग्रीन हम कर सकें। क्या बात है, हमें एक ग्रीन लेडी, ग्रीन महिला मिल गई है जो आगे जाकर इन ग्रीन हीरोज से सीखकर ऐसा ही कुछ करना चाह रही है। अब हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स है, टीचर्स है। देखिए, टीचर्स के पास चलते हैं। आजकल सबसे पहली जो कड़ी है वो स्कूल से शुरू होती है। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ को समझें कि पेड़ लगाना अब कितना तक ज़रूरी है। कितनी स्कूल्स में आप गए हैं? मैं अभी तक 200 से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर जा चुका हूँ और वहाँ पर जाकर बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। कितना बदलाव पिछले 2 सालों के बाद आपने वॉलंटियर्स में, सोसाइटी में और स्कूल के बच्चों में देखा? मैंने 2017 में 16 में देखा था कि लोग उस समय सोचते थे क्या करें, लेकिन पेंडेमिक के बाद जो एक ऐसा जो पीपल बाबा ने कहा कि यू टर्न लाना ज़रूरी है, यू टर्न आया और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्सुकता जागी कि अब पेड़ लगाना है, लेकिन पेड़ों को लगाकर उसको जीवन देना भी है, उसको बचाना भी है, बड़ा भी करना है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं शैली। किस तरह से आप आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को तैयार कर रही है? पहले मुझे लगा कि अगर भारत में गरीबी है या जिस भी तरह की समस्याएं हैं उसके लिए पढ़ाई पर हम लोग काम कर सकते हैं, तो हमने पढ़ाना शुरू करा था बच्चों को। 2013 में मैं एक संस्था से जुड़ी थी। लेकिन फिर दिल्ली एनसीआर में हम सभी को पता है पॉल्यूशन वैकेशंस होने लगी हैं। मेरा खुद का बच्चा भी 12-13 साल तक की उम्र में सांस की बीमारी उसको रहती थी। 50% बच्चे इस समय सांस की किसी ना किसी तरह की बीमारियों में जुड़े हुए हैं। तो उन्हें स्कूल भेजने से पहले उनके स्वास्थ्य की रक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो हवा, पानी और ज़मीन में जो हमने प्रदूषण फैला रखा है, अगर हम उन्हें ठीक कर दें तो अब हमारी संस्थाओं में 2 संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर हम बच्चों के साथ मिलकर पेड़ भी लगाते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी हमने एक सरकारी स्कूल मोहन नगर में पेड़ लगाए थे और वहाँ के बच्चों को ही जिम्मेदारी देकर आए। वसुंधरा में पेड़ लगाए तो वहाँ पर ही बच्चों को उनके नाम के साथ जोड़कर आए कि आपको इस पेड़ का ध्यान रखना है। क्योंकि ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। चाहे हम सालों तक पेड़ लगाते रहें, आप लोग काम कर रहे हैं, तब भी पता चला कि सिर्फ 8% ग्रीन कवर है। तो जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन चल गया था पूरे देश में, तो वो आंदोलन हमें पूरे विश्व में चाहिए। तो लगाएं सब लोग पेड़ और संभालें प्लीज़, सिर्फ दिखाने के लिए ना लगाएं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, मैं वैशाली, लाखों लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं वैशाली में रामप्रस्थ ग्रीन में हम रहते हैं और वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो सड़क के किनारे पीपल के उगाते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ जो है वो उन्हें बड़ा नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। तो हमने ये अभियान चलाया कि हम उन पेड़ों को निकाल कर ऐसी जगह लगा दें जहाँ पर वो पूरे वृक्ष बन जाएं। और इस काम में हम पीपल बाबा की मदद लेते हैं। उनकी सहायता से हम पेड़ निकाल कर उन्हें देते हैं और उन्हें जगह जगह लगवा देते हैं। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। कुछ और भी लोग हैं जो हमारे पीपल बाबा, द ट्री मैन ऑफ राजस्थान, ऐसे लोग बनने को तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। मैं सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका हूँ। देखिए, आपके नाम में इतना ज्ञान है और ये ज्ञान आप देते कि नहीं देते? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और आज हम 2 हरित व्यक्तित्व से मिले हैं जिन्हें मैं हरित देवता कहूँगा। राजस्थान से पद्मश्री हमारे बाबू जी और हमारे पीपल बाबा,
और हम इनसे बहुत प्रभावित हैं। मतलब मैं तो 11 साल से पीपल बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी 3-4 साल से मैं रिटायर्ड हूँ, तब से मैं इनके साथ रह कर के काम कर रहा हूँ। हमने एक सहयोगी संस्था बनाई है जिसको हम सुकर्मन भी कहते हैं। एक वॉलंटियर ग्रुप है और उसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। उधर हमारे प्रमोद अग्रवाल जी हैं, अलका जी मेरी धर्मपत्नी, ये भी काम करते हैं। और हम कुछ पौधे भी लेके आए हैं यहीं जंगलों में लगाने के लिए। और ये काम हम जोर शोर से चलते रहेंगे। अब हमारे पास काम क्या है, हमने प्रकृति से सब कुछ लिया है। आज प्रकृति से ही मैं जीवित हूँ और अब पीछे अपना अगला जीवन में प्रकृति के लिए बिताना चाहता हूँ। अगर मैं 50,000 भी पौधे लगा पाया तो समझ लो कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्या बात है, क्या बात है। इस कोविड में हमारी जान बच गई तो लाखों पाए। अब हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा आंदोलन जहाँ वृक्ष लगाना हो। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रमोद अग्रवाल शुभकर्मन से हूँ। अभी जैसा कि हमारे साथी ज्ञान प्रकाश जी ने बताया, हमने ये शुरुआत 5 साल पहले एक छोटे से बीज के रूप में पर्यावरण दिवस पर ही शुरू करी थी और आज ही लगा लीजिए कि उसका शायद 5 साल का वार्षिक बर्थडे है, जन्मदिन है। तो इसके अंदर हमने कोशिश ये करी है कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें। हमारा रोल ये होना चाहिए, एक तरह से हम जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं, जो शहरी लोग हैं, वो लोग सब इंस्टेंस चाहते हैं, इंस्टेंट बिल्कुल, कि हाथ में चाहिए। अगर पेड़ लगाना है तो उनके हाथ में दे दिया जाए कि ये पेड़ लगाइए। तो हमने कोशिश ये करी पीपल बाबा की छत्र छाया में और पीपल बाबा से इंस्पिरेशन लेकर के कि हम एक सप्लाई चेन के रूप में इस काम को करेंगे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। जीवन जो है वो खतरे में है, आप मानो या ना मानो। 2030 तक अगर आप यूटर्न नहीं लेते हैं तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश बजाज जी। आपने सही कहा अभी कि भाई जीवन बहुत खतरे में है। 2030 से पहले हमने यू टर्न लेना है। हमने एक चीज़ देखी, मैं एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल, हॉकी, सब जगह पे आसपास स्कूल के अंदर पेड़ लगे होते थे। सारे बच्चे जो देख रहे होते थे पेड़ों के नीचे बैठते थे, वो पेड़ ही ठंडक देता था। मगर आजकल देखते हैं वहाँ पे पेड़ बहुत कम हो गए हैं। ये जो पीपल बाबा ने जो इनिशिएटिव लिया SCRT स्कूलों के साथ की भी वहाँ पे जा रहे और पेड़ों के बारे में बता रहे और पेड़ उगवा रहे, और बच्चे ही हैं जो पेड़ों की देखरेख कर पाएंगे और वो बड़े होंगे पेड़। और आखिर में उन्होंने बच्चों को ही या आगे आने वाले बच्चों को ही देनी है ऑक्सीजन जी, जो जीवन बचाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठिए आप। मैडम के पास पहुंचते हैं। हेलो, नमस्कार। माँ की ममता, एक तो मैं पहले कहना चाहूंगी कि जितना बच्चों को आप प्यार देती हैं, क्या उतना ही प्यार हमें वृक्षों को देना पड़ेगा? बिल्कुल 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 दूंगी। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रत्ना, मैं ये जो बच्चे मेरे साथ आए हैं ये स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल यहीं पे सोरखा में ही है। और इस स्कूल के बच्चे, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और ये इनको जिस तरह से भी हमेशा इन्हें पेड़ लगाने के लिए और इनके पेड़ों की जानकारी इनको दी जाती है, ये हमेशा उसको लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बात 2022 में है और उसकी कर रहे हैं। इतना सब देखकर अगर हम ये कहें कि ये ठीक है तो गलत है। अभी हमें बहुत कुछ करना है। पीपल बाबा, आप ये बताइए कि एक वृक्ष जो है वो कभी ना कभी बूढ़ा होता है, लेकिन वो तो कम से कम 700 साल जो है छत्र छाया अपनी जो है आने वाली पीढ़ियों को देता है। आपको नहीं लगता आपकी उम्र हो गई है, आप 700 साल तो नहीं जिएंगे? या आप आए हैं ऊपर से कहकर कि भाई हम पीपल बाबा एक ही रहेंगे? तो आपको नहीं लगता ऐसे ही हमारे देश में और पीपल बाबा हो, वो आने वाली पीढ़ियों को और हमें 2030 तक बचा ले? जी, देखिए, जो नानी की प्रतिज्ञा थी वो सितंबर 2010 में 1.25 करोड़ पीपल 70 लाख नीम की पूरी हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम रोज अपना कर रहे हैं, 108 प्रजातियों के वृक्ष लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि हम आगे कितने लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल। और स्कूलों में जा के
हमें वो छोटे छोटे पीपल बाबा ढूंढने हैं। बात सिर्फ पीपल बाबा नहीं, वहाँ पर हो सकता है कोई नीम बाबा बने, कोई आम बाबा बने, कोई नींबू बाबा बने, कोई जामुन बाबा बने, लेकिन ये है कि कोई ऐसे लोग ढूंढने हैं, ऐसे बच्चे ढूंढने हैं, ऐसी एनर्जी ढूंढनी है जो थोड़ा लग के पर्यावरण के लिए काम करे। दूसरी बात राधिका जी, बहुत ज़रूरी है, हमारा जो किसान है वो फ्रंटलाइन एनवायरमेंटलिस्ट है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं शहरों में हम इसी में जो लोग बैठे हैं हम ही सिर्फ प्रवचन दे सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना, क्योंकि पोल्यूशन की मार हमें सबसे ज़्यादा होती है, तो हम सोचते हैं। लेकिन जो असल काम करने वाला है, जो धरती के साथ काम करने वाला है, जो एयर वाटर सॉइल के साथ काम करना है, वो किसान है। किसान को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो लक्ष्य है, वो है एक बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तैयार करना। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो कल का भावी नेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, पॉलिसी मेकर है, नंबर 1। नंबर 2, जो धरती पे ऑलरेडी काम कर रहा है वो है किसान। और किसान और उनकी फैमिलीज़ को आज हमने क्या किया, भारतवर्ष में हमने किसान का बच्चा छीन लिया, उसको हमने उठा के मॉल में बिठा दिया, कॉल सेंटर में बिठा दिया, है ना, उसको 6-6, 8-8 हज़ार रुपए की नौकरियां दे के उसको हम शहरों में ले आए और खेत बेचारे बंजर हो गए, है ना। तो ये चीज़ को हमने रिवर्स करना है। और ये कैसे होगा? ये ट्रेनिंग से होगा, ये एजुकेशन से होगा, ये दोबारा इस तरह के प्रभु जी जैसे लोग जो हैं इनको हमको आगे रख के इनके पीछे पूरी ट्रेन जो है, जैसे कोचेस होते हैं ना, उनको बांधना पड़ेगा। किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि वृक्षों की कितनी महत्वता है आपके खेती बाड़ी में। अब पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में हमने सोचा कि राइस और ग्रेन को उगाने के लिए, या यूपी में आपका वेस्टर्न यूपी में शुगर केन को उगाने के लिए, या महाराष्ट्र में शुगर केन उगाने के लिए हमने सारे पेड़ काट डाले। हमने कहा कि खेती बाड़ी की ज़्यादा ज़मीन होगी तो इसलिए हम कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, ग्राउंड वाटर कम हो गया, आपकी बारिश कम हो गई। और जैसे प्रभु जी ने अभी बोला था कि जो पक्षी हैं, अगर पक्षी पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे, पक्षी होंगे तो फिर पेस्ट कंट्रोल अपने आप होगा, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। नानी जी कहा करती थी कि 20% जो खेती है, 20% जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो कीड़े मकोड़ों के लिए है, वो पक्षियों के लिए है, वो उनको दान दे दो, 80% से अपना पेट भर लो, ठीक है। लेकिन हमारा लालच क्या है? बिल्कुल, लालच क्या है कि 100% हमें मिलना चाहिए, 100% हमें है ना। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप राजस्थान की बात कर ले, इन्होंने तो नीम बाबा के साथ साथ नींबू बाबा ने जाने जामुन बाबा कितने तैयार करने की बात कही है। तो आपका भी खाली राजस्थान ऑफ ट्रीमैन, आप जो बने हुए हैं ट्रीमैन ऑफ राजस्थान, और भी ज़रूरत है उस राजस्थान में जहाँ इतनी गर्मी है, खड़ा इंसान जल जाए, कितने और आपने तैयार किए हैं? इसमें राधिका जी हमने 100-150 लोग तैयार किए। किसी आदमी ने 500 पेड़ लगाए, किसी ने 2000 लगाए, किसी ने 5000 लगाए, किसी ने 7000 लगाए। अब बात जो आती है, अभी भारत सरकार द्वारा जो एक मनरेगा योजना चलाई जा रही है, उसमें करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, और लोग क्या करते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं और रोजगार गारंटी उनको दी जाती है। और वो तो मेरा जो ख्याल है, हमने क्या किया, सरकार से मांग भी करी कि एक तो जितने किसान के खेत में जो पौधे हैं, पेड़ बने हुए हैं, उनको कार्बन क्रेडिट दी जाए, थोड़ा बहुत उनको दिया जाए, तो ताकि क्या है कि वो और बढ़ाएंगे पेड़ों को और लगाएंगे। दूसरा ये है कि जब किसान अपने खेत में पौधे तैयार करेगा और बड़ा करेगा, तो हमारे जो एक मैंने आकलन किया, हमारे नागौर जिले में 70,000 कृषि कनेक्शन है। तो मैंने उनको कहा कि भैया अगर एक किसान 70,000 कृषि कनेक्शन है जो जमीन से पानी खींच रहे हैं, तो मैंने जो बिजली बोर्ड और सरकार को भी लिखा कि इनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। अगर यदि एक साल में एक किसान अगर 10 पेड़ भी लगा करके बड़ा करता है, उनके पास सुरक्षा भी है और भी है, उनके पास जाली है और है, बंदी हुई है, सब कुछ है, तो 70,000 का आप गुणा कर लो कितने पेड़ बढ़ेंगे एक साल में। क्योंकि उनको प्रोत्साहित तो होना चाहिए, उनको कुछ न कुछ। अब क्या है कि जैसे
लोग जा रहे हैं, रोजगार गारंटी, हाँ ठीक है सरकार दे रही है, रोजगार देना भी चाहिए, ये भी जरूरी है, पर रोजगार के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तो वो है ऑक्सीजन। अगर रोजगार तो दे देंगे पर ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? इनको बनाने के लिए तो ये केवल पेड़ ही है, और तो कोई विकल्प है ही नहीं। एक विकल्प वो था, समुद्र में जीवाणु थे, वो ऑक्सीजन बना रहे थे, वो ये समुद्र में नदियों के मार पत्थर और बाहर से जो जाकर के ऐसा केमिकल जा रहा है उसे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन बनाने का जो काम है वो तो पेड़ों का ही है। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो किसान हैं उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरा विकल्प यह है, हर घर में गाय हो, हर घर में गाय हो। गाय का जो है, हमारे जो मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, हमारे पिताजी 40 गायें रखते थे। मेरे को कहा भैया पढ़ाई तो छोड़, इस गायों को चरा। घी दूध की नदियां बहती थी, घी गाय होती थी तो गोबर होता था, खाद होती, जैविक खाद होती थी, छाछ होती थी, राबड़ी होती थी, दूध होता था, दही होता था, घी होता था। और हम लोग इतने मजबूत हुआ करते थे कि आज भी मैं 70-72 साल का 1 कुंटल की बोरी उठा लेता हूँ। क्यों? हमारे जो सीमा पर जो सैनिक है हमारे देश की, अगर ये इतना गाय नहीं रखेंगे, हर घर में गाय नहीं होगी और घी दूध दही ये नहीं मिलेंगे, तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल हिमताराम जी, आपकी चिंता जो है समझ में आती है। आपकी बूढ़ी नजरों ने ये जरूर देखा है और आने वाले समय में ये बच्चे सीख कर जाएंगे। पीपल बाबा, अगर एक मेंटलिटी जो लोगों की है वो बन गई है, माइंडसेट है कि पीपल का वृक्ष जो है या तो किसी धार्मिक स्थान पर हो या फिर लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो इतने पीपल लगा दिए हैं कि एक एग्जाम्पल, दूसरा आपने दोनों की शुरुआत जो है वो पीपल से हुई है। तो आप क्या कहेंगे, क्या लगाना चाहिए? क्या उसके लिए कोई एक जगह डिसाइड है, कोई धार्मिक जगह होनी चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए? देखिए, जब हमने लगाना शुरू किया था तो सब लोग कहा करते थे ये तो भूतिया पेड़ है, हाँ। इसके ऊपर भूत रहते हैं, यक्ष रहते हैं, इस पे चुड़ैल रहती हैं, ये तो शमशान का वृक्ष है ना, तो ये नहीं लगाना चाहिए। हमें कई ज्ञानी पुरुषों ने भी कहा, लेकिन हमारी जो नानी होती थी वो कहती थी कि सबसे ज्यादा छाया और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो यही वृक्ष देता है। हाँ। तो तुम एक काम करो, जो दुनिया तुम्हें मना करती है ना, पहले तो वो काम करो। इसका मतलब तुम सही काम कर रहे हो। हाँ। भीड़ के पीछे मत चलो। हाँ। है ना, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। क्या बात? तो ये एक नानी ने बहुत बड़ा मंत्र। हाँ। और दूसरी बात, जो साइंटिफिक बात यह है, हम देखा करते थे कि जैसे ही सड़कों का चौड़ाकरण हो रहा है, सड़कों को वाइडन किया जा रहा है, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो सबसे पहले जो पुराने 200 साल पुराने, 400 साल पुराने, 500 साल पुराने वृक्ष जो हमारे नीम के थे, पीपल के थे, शीशम के, वो काटे जा रहे थे। तो उसको लगा कोई नहीं रहा था, कोई भी एजेंसी इसको लगाती नहीं है और लोग भी नहीं लगाते। तो वो धारणा को तोड़ने के लिए इस चीज में ऐसा नहीं है, मैं सारे टाइप के वृक्ष लगाता हूँ, लेकिन मैंने पीपल को हमेशा सर्वप्रिय रखा, उसको प्रायोरिटाइज किया, उसको एक फ्लैगशिप जैसे लेके चलते हैं, झंडा लेके चलते हैं कि हर बात पे, क्योंकि अच्छा, और सच पूछो, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को अगर आपको जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, कम्युनिटी को जोड़ना है, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं वहां जाके किसी एक एग्जॉटिक स्पीसीज के बारे में बात करूं, नेटिव स्पीसीज, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन गांव में जैसे ही हम पीपल बोलते थे तो एकदम लोगों के कान खड़े हो जाते थे। किसान जो है सुनने को तैयार है, आप उनके सामने जाके पीपल के बारे में बात करो तो उनका एकदम रिएक्शन आता, ना बाबा ना, ये पीपल मत लगाना हमारे खेत में। अब यहाँ पर हमारा काम शुरू होता था, ठीक है। फिर हम कहते थे अच्छा लो, तुम जामुन ले लो, तुम नीम ले लो, तुम आम ले लो, तुम ये ले लो, लेकिन एक पीपल तो लगेगा ही लगेगा। फिर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कुएं के पास लगा लो, है ना। तो यहाँ से काम शुरू होता था। अब आप देखो, आदमी की उम्र जो बच्चा जन्मता है तो उसकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, मुश्किल 90 साल, और कोई 100 साल मुश्किल से पहुंचता है। अब पेड़ की उम्र आप देख लो, आंकलन करो, बड़ा गजब का मामला है। एक पीपल की उम्र 700 साल, और पीपल की पूजा होती है, और पीपल में भगवान विष्णु का वास है। एक वट वर्ष लगा दिया, 1000 साल की उम्र, 1000 साल तक प्राणवायु ऑक्सीजन देता रहेगा। और पीपल तो 24 घंटे ही ऑक्सीजन दे रहा है मानव मात्र को, प्राणी मात्र को। ये है पीपल का बहुत बड़ा मामला। और इनके साथ साथ जो खेजड़ी है, समी वृक्ष है, इनकी भी हमारे पूजा होती है। इनकी भी जो है
इनकी फल है, पत्ती है, वो तो आपको बता ही दिया था। तो इसलिए पीपल का बहुत बड़ा काम। तो अब 17,000 लोग, 17,000 पीपल अब कनेक्टेड हैं पूरे इंडिया से, जो पीपल को लगाते भी हैं, उसका संरक्षण भी करते हैं और उसको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, उसकी सिक्योरिटी का भी देखते हैं। तो एक पूरी मूवमेंट चली पीपल की रक्षा करने। मेरा एक सवाल आप लोगों से आपके लक्ष्य पर होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में कहूँ। मेरा एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में मैं जब इंटरव्यू लूँ तो ऐसे आप जैसे अनमोल रत्न, जिसे हमें ग्रीन हीरोज कहें, वो यहाँ पर हजारों हो। जी। जिस तरह से आप दोनों बता रहे हैं, यकीनन ये सुनने की हमें जरूरत बहुत पहले थी, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है, स्थितियाँ बहुत खराब हैं, ऐसे हालातों में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं जो युवा पीढ़ी है, हमारे भारत की भावी पीढ़ी है, इनको ही सब कुछ ये नींव है, तो इनको ही सब कुछ, इनके लिए हमें तो ये चिंता हो रही है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इनको जो ये बड़ी भयंकर ये जो तापमान बढ़ रहा है, ये कैसे सहन करेंगे, इसकी क्या समस्या पैदा होगी। इसलिए हम लोग, हमारा ये लक्ष्य है, एक तो 2030 तक 2 लाख और पौधे बनाकर लगा करके उनको पेड़ बनाना राजस्थान में। एक दूसरा लक्ष्य ये है कि सबसे पहले यह लक्ष्य है 5 लाख बच्चों से मैं मिलूंगा और 5 लाख बच्चों को इस पर्यावरण के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और ये जल है, जंगल है, जीव है, जैविक है, जलवायु है, जमीन है, इसको बचाने के लिए और जो बच्चे के लिए कितनी आवश्यकता रहती है ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन को बचाने के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करूंगा और बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को ये मैं सब जगह जाकर के एक प्रतिज्ञा दिलाऊंगा। और दूसरा, जो बच्चे जन्म लेता है उस बच्चे के जन्मदिन पर ये केक काटना तो बंद करो, इससे कोई ये पश्चिमी संस्कृति है, इससे कोई फायदा नहीं है। और भगवान का नाम लेकर के एक पौधा लगाओ और उसका बड़ा करो। 70 साल तक बच्चा बड़ा होगा, 70 साल तक 70 पेड़ होंगे और 70 पेड़ होंगे तो वो ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी, पीछे से पीछे 300 साल 500 साल तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी और उस बच्चे की जिंदगी इतनी बढ़ेगी कि वो सफल होगा। तो इसलिए क्या है कि एक तो ये जन्मदिन पर पौधा, एक हमारा कोई गुजरेगा, जो लोग कई छतरियां बनाते हैं, कई कुछ बनाते हैं, मेरा मानना ये है कि एक पिता का जो गुजरता है उसके नाम एक पीपल का पौधा लगा करके आप बड़ा करिए। वो 500 साल तक 700 साल तक उनके जो अपने पिताजी है उनको पुण्य मिलता रहेगा। कोई पशु है, पक्षी है, जीव है, जानवर है और है, कई तरह के उनको पुण्य मिलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आपसे भी जान लेते हैं, स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो सीधा है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पे काम करना है, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी है तो उसमें सब कुछ अच्छा उगेगा। वृक्ष जो हैं गांव में लगाने हैं, कुओं के पास लगाने हैं, तालाबों के पास लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में काम करना है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम 10 लाख, अगले 10 सालों में हम कम से कम 10 लाख किसानों के साथ काम कर सकें। और जब आप गांव में काम करते हैं तो सरकारी स्कूल का भी एक्सेस होता है, सरकारी स्कूल में फिर बच्चे भी होते हैं, तो फिर आप बच्चों पे भी काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत। तब आपका धन्यवाद करूंगी। ट्री मैन ऑफ राजस्थान आप पर फिल्म भी बनाई जा रही है, मैं उम्मीद करती हूँ उसे देखकर और भी हमारे लोग जो हैं बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत धन्यवाद, राजस्थान से चलकर आप दिल्ली आए और 2 अनमोल रत्न, 2 अनमोल हीरो के साथ बैठकर हम बात कर रहे हैं। पीपल बाबा, जितना पीपल का पेड़ अद्भुत है उतना काम आपका अद्भुत है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेदों में भी कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान, ये सत्य है। अब समय आ गया है एक निर्णय लेने का, जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करने का और बदले में एक वृक्ष लगाने का। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नीला आसमान, मंत्रमुग्ध समंदर, पारदर्शी नदियां, घनी घनी जंगल, कुछ ऐसा था कभी पर्यावरण हमारा। स्पष्ट और स्वच्छ वातावरण सारा, सूखे झरने, टूटी चट्टाने, विलुप्त तो हो रही जीव, कहना चाहती हूँ हमसे मानो कोई चीज। पेड़ पौधे कट रहे, जंगलों में आग लग रही, नदियों में भर रहा कूड़ा, वायु जहरीली हो रही,
दे रही ये सारी बातें हमें एक निशानी। प्रकृति की दशा अब पहले जैसी रही नहीं हमारी। आखिर कब तक हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आखिर कब तक जलवायु के जंतु हमारी गलतियां सहते रहेंगे? प्रकृति भी हमसे हो चुकी बेजार है। लालची मनुष्य को आखिर किस बात का इंतजार है? दिल में एक ज्योत जलानी है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी उठानी है। बातें हैं यह गंभीर, इन्हें मजाक ना समझिएगा। आप लोगों से विनती है कि यह बात जरा गौर से सुनिएगा। वक्त है अभी, बचा लो इसे। यह धरती बड़ी अनमोल है, हमारी छोटी मोटी परेशानियों से कई गुना महत्वपूर्ण हमारा भूगोल है।